नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। इसको हम बुक से ही पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें अपशिष्ट क्या होता है? किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ या उत्पाद अपशिष्ट कहलाते हैं। यह इसका तात्पर्य उन पदार्थों से होता है जिन्हें हम यूज लेने के बाद बेकार मानकर फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, कांच, रबर आदि। तो आप जानते हैं कूड़ा करकट वो सब क्या है, अपशिष्ट में आता है। तो हम पढ़ेंगे अपशिष्ट के प्रकार। इस चैप्टर में हम अंडरलाइन की हुई बातों को ही ज़्यादा फोकस करेंगे, वही इम्पोर्टेंट है। अपशिष्ट के प्रकार में इसको इसकी प्रकृति के आधार पर ठोस, तरल व गैसीय अपशिष्ट में वर्गीकृत कर सकते हैं। अपशिष्ट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड के रूप में हो सकता है, और गैसीय रूप में भी हो सकता है। लेकिन अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर अपशिष्ट को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो जैव निम्नीकरणीय, दूसरा अजैव निम्नीकरणीय। निम्न का मतलब होता है कम करना, छोटा करना, या नीचा। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं? वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा या सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। जैसे घरेलू जैविक कचरा, घरों से जो भी जैविक कचरा निकलता है, जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, खराब फल सब्जी, कागज़, पशुओं के मलमूत्र आदि, तो वो सब क्या है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। कृषि अपशिष्ट, खेतों से जो वेस्ट बचता है, खरपतवार को नष्ट करने के बाद या फसल को कई बार नष्ट कर देते हैं, और जो हरी खाद का काम करती है, तो वो सब क्या है? कृषि अपशिष्ट। व जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट, हॉस्पिटल से निकलने वाले अपशिष्ट, जैसे रुई, पट्टियाँ, रक्त, मांस के टुकड़े आदि, ये क्या है? जैव निम्नीकरणीय हैं। इनको सूक्ष्मजीव सड़ा गलाकर कालांतर में नष्ट कर देते हैं। इनका अपघटन हो जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। इसमें एग्जाम्पल और भी दे सकते हो, यहाँ कर दे दिया, घरेलू जैविक कचरा, फल सब्जियों के छिलके आदि। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, धातु के टुकड़े आदि। तो ये ऐसे अपशिष्ट हैं जिनको सूक्ष्म जीव खाकर या सड़ा गलाकर नष्ट नहीं कर पाते, और ये ऐसे कैसे बने रहते हैं वर्षों तक, तो ये कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। अपशिष्ट के स्रोत, अपशिष्ट कहाँ कहाँ से पैदा होता है? अपशिष्ट के अनेक स्रोत हैं, जैसे घरेलू स्रोत, नगरपालिका, उद्योग एवं खनन कार्य, कृषि और चिकित्सा। इन सब जगहों से क्या मिलते हैं? अपशिष्ट निकलते हैं। घरेलू स्रोत में घरों में प्रतिदिन सफाई के पश्चात गंदगी निकलती है, जिसमें धूल मिट्टी के अलावा कागज, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु के टुकड़े, सब्जियों व फलों के छिलके, सड़े गले पदार्थ, सूखे फल,
पत्तियां आदि शामिल हैं। तो ये है घरेलू अपशिष्ट। और यदा कदा होने वाले समारोह तथा पार्टियों में इनकी मात्रा अधिक हो जाती है। जब कभी घरों में कोई फंक्शन होता है तब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्र हो जाते हैं। ये सभी पदार्थ घरों से बाहर सड़कों अथवा निर्धारित स्थानों पर डाल दिए जाते हैं, जहां इनके सड़ने से अनेक रोगाणु उत्पन्न होते हैं, जो न केवल प्रदूषण बल्कि अनेक रोगों का कारण भी है। दूसरा है नगर पालिका। इससे तात्पर्य नगर में एकत्र संपूर्ण कूड़ा करकट एवं गंदगी से है। इसमें घरेलू अपशिष्ट के अतिरिक्त मलमूत्र, विभिन्न संस्थानों, बाजारों, सड़कों से एकत्रित गंदगी, मृत जानवरों के अवशेष, मकानों को तोड़ने से निकले पदार्थ तथा वर्कशॉप आदि से फेंके गए पदार्थ सम्मिलित होते हैं। वास्तव में कस्बे की संपूर्ण गंदगी इसमें सम्मिलित है। इसकी मात्रा नगर की जनसंख्या एवं विस्तार पर निर्भर है। जितना बड़ा नगर होगा, जितनी ज़्यादा उसकी जनसंख्या होगी, उतना ज़्यादा वेस्ट वहाँ से निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है उद्योग एवं खनन कार्य। उद्योगों से बड़ी मात्रा में कचरा एवं उपयोग में लाए गए पदार्थों के अपशिष्ट बाहर फेंके जाते हैं। इनमें धातु के टुकड़े, रासायनिक पदार्थ, अनेक विषैले ज्वलनशील पदार्थ, तेलीय पदार्थ, अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ, जैव अपघटनीय पदार्थ, राख आदि सम्मिलित होते हैं। और वैसे उद्योगों से कौन कौन से अपशिष्ट निकलते हैं, तो जितने प्रकार के फैक्ट्रियाँ उतने प्रकार के अपशिष्ट ज़्यादा होंगे। जैसे कोई मेडिकल फैक्ट्री है, मेडिसिन फैक्ट्री, औषधि निर्माण उद्योग, तो उसमें अपशिष्ट क्या होंगे? सूक्ष्म जीव और ऑर्गेनिक केमिकल, कार्बनिक रसायन। लक्षण क्या होंगे? निलंबित एवं घुलित कार्बनिक पदार्थ। कपड़ा उद्योग, इसमें वेस्ट होंगे रेसे और व्यर्थ कपड़ा। लक्षण क्षारीय निलंबित पदार्थ। केमिकल इंडस्ट्री, कच्चा माल, मध्यक एवं अंतिम उत्पाद। लक्षण विषैला, अम्लीय, क्षारीय, ज्वलनशील। जो उद्योग की प्रकृति पर डिपेंड करता है। पेट्रोलियम उद्योग, इसमें शोध केमिकल्स जो तेलीय और अम्लीय हो सकते हैं। उर्वरक उद्योग, आमंक के रूप में ठोस अपशिष्ट, कैल्शियम एवं कैल्शियम सल्फेट। तापीय ऊर्जा संयंत्र, फ्लाइंग ऐश, उड़न राख, सिलिकेट, लौह ऑक्साइड, अधजले कार्बन। रबड़ एवं रबड़ उत्पाद, इसमें अपशिष्ट क्या होगा? रबड़, उच्च क्लोराइड रबड़ आचूर्ण। तो ये हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये सभी पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं और उद्योगों के अपशिष्ट सारणी में 13.1 में दिखाए गए हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार खनन क्षेत्रों में खानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों के विशाल ढेर पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। कृषि अपशिष्ट, कृषि के उपरांत बचा भूसा, घास फूस, पत्तियां, डंठल आदि एक स्थान पर एकत्रित कर दिए जाते हैं या फैला दिए जाते हैं। ये कृषि अपशिष्ट बरसात के पानी से सड़ने लगते हैं तथा जैविक क्रिया होने से प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। चिकित्सा क्षेत्र, मेडिकल एरिया, अस्पतालों से निकले अपशिष्ट जैसे कांच, प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब, सिरिंज आदि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। इसके अलावा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जैसे रक्त है, मांस के टुकड़े, संक्रमित ऊतक व अंग,
अनेक रोगों के संक्रमण हेतु माध्यम प्रदान करते हैं। ये पात्र दिखा रखे हैं, चिकित्सकीय अपशिष्ट के एकत्रण हेतु पात्र। अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट के लिए अलग अलग प्रकार के रंग के पात्र रखे जाते हैं। भारत के नगरों में राख मिश्रित पदार्थ एवं कार्बन के रूप में लगभग 90% कूड़ा करकट होता है। विकसित देशों में इसकी प्रकृति भिन्न होती है। तो ये हो गए अपशिष्ट के स्रोत। अब है उसके बाद अपशिष्ट से होने वाले नुकसान। अपशिष्ट पदार्थ मानव के साथ साथ पेड़ पौधों, जंतुओं व पर्यावरण को भी हानि पहुंचाते हैं। नंबर 2, अनियमित तरीके से फेंका गया कचरा किसी भी स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावित करता है, उस स्थान की सुंदरता को नष्ट करता है। नंबर 3 है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट अनेकों हानिकारक सूक्ष्म जीवों व कीटों को आकर्षित करते हैं, जिनसे संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ये अपशिष्ट सड़ने गलने पर दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, जिसका वहाँ के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। इन पदार्थों की अपघटनीय क्रिया के दौरान मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं, जो वातावरण को प्रदूषित करती है। नंबर 4 हानि क्या है? जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का ध्यान आते ही अस्पतालों से निकलने वाले दूषित रुई, पट्टी, ब्लड बैंक, सिरिंज, IV सेट, ट्यूब, कांच व प्लास्टिक की बोतलें ध्यान में आती हैं। कूड़े के ढेर की तरह इधर उधर फैला जैव चिकित्सकीय कचरा कई मायने से खतरनाक है। इससे हेपेटाइटिस बी, टिटनेस, संक्रमण से होने वाली बीमारियां, संक्रमित सुई के चुभने से एड्स और जलने पर निकलने वाले धुएं से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। 5वां नुकसान है लंबे समय तक वायु, मृदा व जल के संपर्क में रहने पर कृत्रिम अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक हानिकारक विषैले पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। नंबर 6 है पॉलीथीन कचरा भी मानव से लेकर पशु पक्षियों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। लोगों में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है और भूगर्भीय जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। प्लास्टिक के ज़्यादा संपर्क में रहने से खून में थैलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। इससे गर्भवती महिलाओं के शिशु का विकास रुक जाता है और प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग होने वाला बिस्फेनोल केमिकल शरीर में मधुमेह और लिवर एंजाइम को असंतुलित कर देता है। 7वां नुकसान है घरों के आगे नालियों में पॉलीथीन की थैलियों को फेंकने पर जल का बहाव अवरुद्ध हो जाता है, नालियां रुक जाती हैं, जिससे उसमें कई प्रकार के रोग कारक सूक्ष्म जीव व उनके वाहक कीट पनपने लगते हैं। कचरे में फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ कई बार जानवरों द्वारा खा ली जाती हैं, जो उनके पेट व आंतों में फंस जाती है, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसी तरह पॉलीथीन कचरा जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन्स जैसी विषैली गैसें उत्सर्जित होती हैं। इनसे श्वसन, त्वचा, आँखों से संबंधित बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। उसके बाद है अपशिष्ट प्रबंधन। तो अपशिष्ट प्रबंधन परिवहन, संसाधन, पुनर्चक्रण या अपशिष्ट के काम में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का संग्रह है। इसमें क्या क्या आता है? परिवहन, संसाधन, पुनर्चक्रण या अपशिष्ट के काम में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का संग्रह है। अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल होते हैं ठोस, तरल, गैस या रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोएक्टिव पदार्थ।
प्रत्येक पदार्थ के साथ अलग अलग तरीकों और विशेषज्ञता का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, तो उनका निस्तारण कैसे किया जाए उसके लिए अलग अलग टेक्निक और तरीके अपनाए जाते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका विकसित और विकासशील देशों में, गांव और शहरों में आवासीय और औद्योगिक निर्माताओं के लिए अलग अलग होता है। तो अपशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण व निस्तारण की अपशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं विस्तार की समस्या एक गंभीर समस्या है। आज बड़े नगरों में है, कल छोटे नगरों में होगी और ये समस्या विकट होती जाएगी। तो इसके लिए प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ने 1975 में शिवरामन समिति का गठन इस कार्य हेतु किया। कौन से कमेटी का गठन किया? शिवरामन समिति। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके क्या सुझाव थे। तो शिवरामन समिति के सुझाव क्या थे? एक तो बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना, मानव द्वारा अपशिष्ट मलमूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था, और तीसरा क्या है? नगरों में कूड़ा करकट उठाने की समुचित व्यवस्था। नंबर 4, कूड़े के ढेरों को जलाकर भस्म करना आदि। तो ये इसके सुझाव हैं। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण तथा प्रबंधन हेतु कौन कौन से तरीके काम में लिए जाते हैं। तो इसमें है एक तो भूमि भराव, लैंडफिल। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट का प्रबंधन इस प्रकार करते हैं। कैसे करते हैं? भूमि भराव अक्सर गैर उपयोग की खानों, जो खानें अब काम नहीं आ रही, जिनमें से खनन कार्य समाप्त किया जा चुका है, भविष्य में उसमें से कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा। तो भूमि भराव कहाँ पे किया जाता है? गैर उपयोग की खानों, खनन रिक्तियाँ, खनन कार्य के बाद जो गड्ढे हो जाते हैं इत्यादि क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये अपशिष्ट निपटान का एक बहुत ही साफ और अपेक्षाकृत कम खर्च वाला तरीका है तथा अधिकतर देशों में ये आम चलन है कि जो भी जहाँ पर खाने थी पहले, अब वो किसी काम की नहीं है तो उनमें कचरा डाल दें, कचरा भर दें। लेकिन पुराने और गलत तरीके से भूमि भराव करने से पर्यावरण पर उल्टे प्रभाव हो सकते हैं, जैसे हवा से कचरे के उड़ने, कीटों को आकर्षित करना, तरल का उत्पादन आदि। इसके अलावा कार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन से मीथेन गैस बनती है जो बदबू पैदा कर सकती है, वनस्पति को नष्ट कर सकती है और एक ग्रीन हाउस गैस भी है। आधुनिक भूमि भराव में नियोजित तरीकों से अपशिष्ट का निष्पादन किया जाता है। इसमें गड्ढों को मिट्टी से भर देते हैं और भूमि भराव गैस निकासी के लिए भूमि भराव गैस प्रणाली स्थापित की जा सकती है। इस गैस को एकत्रित कर विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। नंबर 2 है भस्मीकरण। निष्पादन की इस विधि में अपशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है, भस्म किया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ को जला दिया जाता है, जिससे अपशिष्ट ताप, गैस, भाप और राख में बदल जाते हैं। अपशिष्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? उनसे ताप निकलेगा, गैस निकलेगी, भाप निकलेगी और राख निकलेगी। तो अपशिष्ट ताप, गैस, भाप और राख में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भस्मीकरण प्लांट दिखा रखा है। भस्मीकरण दोनों ही पैमाने पर किया जाता है, छोटे पैमाने पर व्यक्तियों द्वारा और उद्योगों द्वारा। एक बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग तरल, ठोस और गैसीय अपशिष्ट के निष्पादन के लिए किया जाता है। छोटे पैमाने पर व्यक्तियों के द्वारा और बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियों में किया जाता है। इसे खतरनाक कचरा जैसे जैविक चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन के लिए
एक व्यवहारिक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के लिए सबसे बढ़िया कौन सी पद्धति है? भस्मीकरण। परंतु गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण भस्मीकरण अपशिष्ट निष्पादन एक विवादास्पद पद्धति है। भस्मीकरण जापान जैसे देशों में ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि इसमें कम भूमि की ज़रूरत पड़ती है और इस हेतु भूमि भराव के जितने बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद है पुनर्चक्रण तरीके, रिसाइकलिंग मेथड्स। अपशिष्ट से संसाधनों को या किसी भी मूल्य की चीज़ को निकालना पुनर्चक्रण के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पुनः मिलना, जिससे अपशिष्ट पदार्थ का पुनर्नवीकरण होता है। कच्चा माल निकाला जा सकता है और पुनः प्रक्रम किया जाता है या अपशिष्ट की कैलोरी सामग्री बिजली में परिवर्तित की जा सकती है। पुनर्नवीकरण के लिए सबसे आम उपभोक्ता उत्पादों में एल्युमिनियम पेय के डिब्बे, इस्पात, भोजन और एरोसोल के डिब्बे, प्लास्टिक व कांच की बोतलें, गत्ते के डिब्बे, पत्रिकाएं, प्लास्टिक के सामान आदि हैं। प्राकृतिक जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पौधे की सामग्री, बचा हुआ भोजन, कागज, ऊन आदि का प्रयोग कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद बनाने में किया जा सकता है। साथ ही इस प्रक्रिया से गैस उत्पादन कर विद्युत बनाई जा सकती है। चौथा है रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया द्वारा भी अनेक अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट किया जा सकता है या उन्हें पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। ये तो हो गए अपशिष्ट के निस्तारण के तरीके। इसके अलावा अन्य उपाय कौन कौन से बताए जा रहे हैं? गहरे महासागरों में अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकता है, किंतु इसमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि सागरीय पर्यावरण प्रदूषित न हो। नंबर 2, हड्डियों, वसा, पंख, रक्त आदि पशु अवशेषों को पकाकर चर्बी प्राप्त की जा सकती है, जिनका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है तथा इसके प्रोटीन अंश वाला भाग पशु चारे के रूप में उपयोगी होता है। तीसरा है कूड़े करकट को अत्यधिक दबाव से ठोस ईंटों में बदला जा सकता है। उसके अलावा चौथा कौन सा है? नगरीय जलमल को नगर से दूर गड्ढों में डाला जाए तथा वहां से शुद्धिकरण के पश्चात ही इसका सिंचाई आदि में उपयोग किया जाना चाहिए। और सर्वाधिक आवश्यक क्या है? सामान्य नागरिकों के व्यवहार में सुधार। यदि हम में से प्रत्येक अपने घर के अपशिष्ट पदार्थों को स्वयं या दूसरों के घरों अथवा नालियों में फेंकना बंद कर उसको उचित स्थान पर एकत्र करे तो यह समस्या स्वतः कम हो जाएगी। तो यह है अपशिष्ट निस्तारण के उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन। ये पाठ समाप्त हुआ। सरल पाठ है।